मंगलवार की सुबह राहटगांव के पास में टी पॉइंट पर पुणे से नागपुर की ओर जा रही लग्जरी बस और मोर्शी से अमरावती की ओर आ रही टाटा पिकअप वाहन के बीच आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वैन के क्लीनर सहित इस वैन में लदे 12 जानवरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं बस एवं वैन के चालक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस भीषण दुर्घटना में पिकअप वाहन का क्लीनर नासिर अहमद शेख निसार उम्र 25 वर्ष बिस्मिल्ला नगर लालखड़ी के मौत की जानकारी सामने आई है तथा पिकअप वैन का ड्राइवर संगम दीपकराव मोड़ 26 अम्बाड़ा मोर्शी व लग्जरी बस का ड्राइवर सलीम खान अकबर खान औरंगाबाद को भी काफी गंभीर चोटें आई थी और दोनों ही चालकों के पैर बुरी तरह से गहरे घाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस हादसे के चलते सड़क पर काफी देर तक यातायात बाधित हो गया था। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस थाने ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर क्रेन के जरिए हादसे के शिकार हुए वाहन तथा सड़क पर मृत पड़े जानवरों के शव को सड़क से हटाया। साथ ही पिकअप वैन के मृत क्लीनर का शव पोस्टमार्टम हेतु भिजवाने के साथ ही दोनों वाहनों के ड्राइवरों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मंगलवार की सुबह पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना फिरोज खान एवं फाउंडेशन के कुछ सदस्यों ने मिलकर महानगर पालिका द्वारा जूनी बस्ती वासियों के लिए रखी गई अधिकृत बागीचे की जगह पर जाकर बागीचे का दौरा किया। इस समय पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना फिरोज खान ने पाया कि जिस प्रकार से नागरिकों की मांग थी कि ये बागीचा जल्द से जल्द अच्छी सुविधा के साथ शुरू हो जाए, क्योंकि बीते कई दिनों से जूनी बस्ती के चमन नगर, अलमास नगर, मोती नगर, मोहम्मदिया नगर, सवारी का मैदान, इंगोलीपुरा, इस्लामी चौक वासी इस संदर्भ में फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष से संपर्क बनाए हुए है कि जितने जल्दी हो सके जूनी बस्ती वासियों के लिए ये बागीचा जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसी के चलते आखिर मंगलवार की सुबह पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना फिरोज खान ने इस बागीचे का दौरा किया। तो आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं इसी बागीचे में कि किस प्रकार से बागीचे की परिस्थिति है और इस संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना फिरोज खान क्या कहती है। बडनेरा जूनी बस्ती मुस्लिम बहुल क्षेत्र की आबादी जहां पर बीते 8 वर्ष पहले 40,000 के आसपास थी, जो इस वक्त 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। जूनी बस्ती का भूगोल देखा जाए तो कहीं पर भी आपको एक पार्क नहीं दिखेगा, जबकि महानगर पालिका ने बीते कई वर्ष पहले 6.25 एकड़ की ज़मीन अधिकृत करके रखी थी कि यहाँ पर पार्क बनाया जाएगा। लेकिन आज जो हम पार्क में पहुँचे हैं तो पार्क देखने के बाद में ये ऑक्सीजन पार्क के लिए डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि बीते समय में इस पर किसी भी पार्षद ने क्षेत्रवासियों के लिए एक सामाजिक अच्छा सा पार्क बनाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। लेकिन पहल फाउंडेशन ने जूनी बस्ती वासियों के हित में आवाज़ उठाते हुए महानगर पालिका आयुक्त प्रशांत रोड़े को निवेदन दिया था। उस निवेदन के बाद में वार्तालाप के बाद में संवाद ये हुआ कि आप एक नज़र जाकर पहले जो जूनी बस्ती की जगह अधिकृत रखी गई है उसे देख ले। जिस प्रकार से पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना फिरोज खान और पहल फाउंडेशन के सदस्यों ने आज इस पार्क में पहुंचने के बाद में क्या वास्तु स्थिति देखी, किस प्रकार के डेवलपमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के डेवलपमेंट नहीं हुए है, आइए जानते हैं डॉक्टर अलबीना फिरोज खान से। क्या लगता है मैडम कि आज जो 6.25 एकड़ ज़मीन रखी गई है, किस प्रकार से आगे इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए? जूनी बस्ती वासियों की एक जो है, पहले एक समय में यहाँ पर साई नगर में एक गार्डन हुआ करता था, बहुत फेमस था, लेकिन आज अमरावती के 2 क्षेत्रों में बडाली गार्डन और बाबू गार्डन बन के रह गया है। यदि जूनी बस्ती का ये क्षेत्र का गार्डन डेवलप होता है तो उससे नई बस्ती, जूनी बस्ती आसपास के लोगों को भी एक राहत मिलेगी और महानगर पालिका को भी सोर्स ऑफ इनकम चालू होंगी। तो क्या क्या होना चाहिए इस गार्डन में? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो स्पॉट है स्पेसिफिक, सबसे पहले तो मैं जूनी बस्ती के ख़ास तौर पे जूनी बस्ती के जितने नागरिक हैं उनकी जानकारी के लिए कि साहिल लॉन्स के एग्जैक्टली पीछे, साहिल लॉन्स के पास से ही रास्ता आता है और एक रास्ता और है एग्जैक्टली पीछे ये गार्डन है। तकरीबन 6.25 एकड़ ये ज़मीन है और ये इतनी बड़ी जगह है और काफ़ी हद तक डेवलप है, लेकिन आज तक किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था।
अब इतने सालों से जो एक पुराना जो डेवलपमेंट प्लान था उसमें भी ये गार्डन के लिए आरक्षित जगह थी। अब भी जो है एक नया जो सुधारित आरक्षण प्लान गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसमें भी ये सेम डीपी गार्डन के लिए है, पार्क के लिए है। ऐसी सिचुएशन में अगर इस चीज़ को अगर हम आज रिक्वायरमेंट ना दें तो इसी तरह से ये पड़ा रहेगा और लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। लोग यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या जिनको बच्चों को खेलना है या तो अमरावती जाते हैं या तो फिर मॉर्निंग वॉक रोडों पे लोग चलते हैं, तो ये एक रिस्क भी है, एक्सीडेंट्स का खतरा है, प्लस अगेन वो जो पोल्यूशन ये सब चीज़ें। तो इसलिए फिर ये सब प्रदूषण ये सब रोकने के लिए हमने जो स्टडी किया कि भाई बडनेरा के लोग टैक्स तो बराबर भरते हैं लेकिन उनको सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो अब एक चीज़ ये है कि भाई इतना बड़ा जब जगह है और स्पेशली रिजर्व्ड है पार्क के लिए, गार्डन के लिए, तो ये उनको उनके हक की चीज़ उनको दी जाए, महानगर पालिका उसको डेवलप करके दे। इस विचार के चलते हमने सबसे पहले जो आदरणीय आयुक्त है महानगर पालिका प्रशांत जी रोड़े, उनको एक निवेदन दिया और वो निवेदन देने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको महानगर पालिका का जो उद्यान विभाग है वहाँ से आप उसको डेवलप करके दीजिए, क्योंकि ये जगह बाकायदा महानगर पालिका ने अधिग्रहण हो चुका है। कितने वर्ष पहले से अधिग्रहण हुई हुई अंदाजा? ये देखिए पुराना डीपी यानी कम से कम मुझे लगता है 15 साल पहले का एक ये है। तो आज 15 सालों से ये जिस तरीके से पड़ा हुआ है उसी हाल में है। और जैसा कि आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देखे, ये पूरी जगह के अंदर में केवल झाड़ी नजर आ रहे हैं। तो इसको आप डेवलप किस तरीके से, ये झाड़ काट कर डेवलप करना चाहिए? झूले, बागीचे, स्विमिंग पूल क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर कैसा था कि इतना, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था तो पूरा खाली पड़ा हुआ था। बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई कि जिसमें हर सिटी के 5 जगह उनको चुनकर उसको ऑक्सीजन पार्क के स्वरूप में डेवलप करना था। ये जितने आप झाड़ देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले झाड़ हैं। तो ये कुछ दिन के लिए ये जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये रहेगा, मेंटेन रहेगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद वापस से झाड़ों की बदहाली होगी। इसीलिए मेरा ये सोचना है कि ऑलरेडी जब ऑक्सीजन डेवलप करने वाले इतने सारे प्लांट्स यहाँ लगे हैं तो उनका वेस्टेज ना करते हुए महानगर पालिका के उद्यान विभाग ने हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ आके पूरा इसको सिस्टमेटिकली देखें और कम से कम झाड़ों की कटाई करते हुए यहाँ के जो झाड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, इनका नुकसान ना होते हुए यहाँ पे जो गार्डन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जैसे वॉकिंग ट्रैक है, लॉन है, बच्चों के लिए कुछ झूले हैं और पीने के पानी का और वॉशरूम है, ये 2-3 चीज़ें जो अगर वे डेवलप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये एकदम बढ़िया बेस्ट गार्डन डेवलप हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आज की महानगर पालिका की जो बीते समय में 925 करोड़ रुपए का महानगर पालिका ने बजट भी पेश किया, उसमें भी इसका कुछ प्रावधान नहीं हुआ है। इतनी बड़ी निधि महानगर पालिका क्या इस गार्डन के ऊपर में लगाएंगी? क्या क्षेत्र के पार्षदों ने इस ओर ध्यान देना चाहिए? देखिए जहाँ तक क्षेत्र के पार्षदों का सवाल है तो ऐसा है, कुछ चीज़ों पर बात ना की जाए तो अच्छा है। अगर आज आप बडनेरा जूनी बस्ती सिर्फ गार्डन ही नहीं, बाकी जो इतर, ये तो खैर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मैं समझती हूँ, अगर होता है तो हमेशा के लिए बडनेरा के लिए एक एसेट रहेगा। बडनेरा, साई नगर, गोपाल नगर, नई बस्ती, जूनी बस्ती सबके लिए एक बहुत बड़ा एसेट रहेगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दी, सैनिटेशन है और जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें, जब उसके ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है ये शायद किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ पे गार्डन है। हमने स्टडी किया, जब वो डीपी में समझ में आया तब हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। और रही बात महानगर पालिका की निधि की, तो देखिए टैक्स तो ले रहे हैं, राइट। अगर टैक्स ले रहे हैं तो फिर वो तो उनको जितनी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं और जगह है और गार्डन के पार्क के लिए ही आरक्षित है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ उनको उसको डेवलप करके देना है। और रही बात निधि की, तो वो एक आम जनता का विषय नहीं है। वो महानगर पालिका के पास जो उद्यान विभाग के उद्यान के डेवलपमेंट के लिए जो निधि आती है वो उसको यूटिलाइज करे और वो ये गार्डन डेवलप करके दे, क्योंकि लोगों को तो चाहिए। कितने दिनों में क्या लगता है आपको, जैसे आज कोरोना लॉकडाउन की वजह से हर काम डिले होते जा रहे हैं, ऐसे समय में क्या महानगर पालिका इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देंगी, जल्द से जल्द इसके ऊपर में काम करेंगी? देखिए हमने पहल फाउंडेशन जब कोई चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेता है तो पहले ही उसकी पॉसिबिलिटी तलाश कर और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। निवेदन देना हमारे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है। मेरी जो आयुक्त से बात हुई है बहुत पॉजिटिव है वो इस चीज़ के लिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा इनको करना नहीं है, कुछ और प्लांट्स लगाने हैं और जो गार्डन के जो फुल फ्लेज गार्डन बनाने की जो रिक्वायरमेंट है, झूले हैं और वॉकिंग ट्रैक, लॉन वगैरह, ये चीज़ें डेवलप करके उनको इसको स्टार्ट करना है। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से गार्डन बनेगा तो गार्डन को स्थायी रूप से एक अच्छा रूप देने के लिए इससे क्या है, शुल्क जनता से शुल्क आकारा जाए या फ्री ऑफ कॉस्ट में ये गार्डन को चलाया जाए? देखिए जो वॉकिंग है ये इन चीज़ों के लिए फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई शुल्क आकारा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पब्लिक एमिनिटीज़ में से एक ज़रूरी चीज़ है। और शुल्क क्यों आकारा जाए? मुझे बताइए, ऑलरेडी तो लोग टैक्स भर रहे हैं, टैक्स के साथ ही ये सारी सुविधाओं के वो हकदार है,
अगर पूरा इतना आप जैसे बताइए कि अगर 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक गार्डन भी नहीं रहेगा तो इतनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या बडनेरा का अधिकार नहीं है। अमरावती में जो बाकी चीज़ें हैं तो वहाँ पे अगर आप अदर देन वो ठीक है नॉमिनल अगर आप एक शुल्क आकारते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्पेशली मॉर्निंग वॉक और इन सब चीज़ों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन रहना चाहिए। लॉकडाउन खुलता है तो आगे इस गार्डन के लिए पहल का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए लॉकडाउन के खुलने का हम वेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज हम ये चीज़ को सभी सदस्यों को लेकर सर्वे के लिए आए हैं, तो काम तो शुरू है। देखिए काम प्रोसेस लगेगा और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बारिश तक यहाँ पर एटलीस्ट प्लांट्स लग जाए और मैक्सिमम आने वाले 6 महीनों में ये गार्डन डेवलप हो जाना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन आने वाले समय में बारिश रहेंगी, रोड भी खस्ता हाल पड़ा हुआ है, उसके लिए सबसे पहले लोगों को आने के लिए यहाँ पर एक अच्छी सुविधा के हिसाब से सड़क रहेंगी तो कोई भी चल कर आएगा। नहीं, ये देखिए जैसे एक बार ये गार्डन का काम शुरू हो जाए उसके बाद बीच में जो है कुछ लोगों के प्लॉट है, उसके बाजू से जो सड़क निकलती है वो सड़क आएगी और मेन जो है तो इधर का जो आपने गेट आया होगा आपने कवर किया होगा वो मेन गेट है। जब तक वो प्लॉट पे कुछ नहीं बनता है तब तक वो एक शॉर्टकट अप्रोचेबल है। बाद में उसके आगे का रास्ता है तो वो भी नज़दीकी है, वो भी ऐसे कोई बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो एक बार गार्डन का काम शुरू हो तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है सभी डेवलप होगी। जिनी बस्ती नई बस्ती वासियों के लिए इस गार्डन के प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? मैं जितने बडनेरा वासी हैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि पहल फाउंडेशन आपके हक के लिए लड़ता है, आपको अवेयर कराता है, जागरूक कराता है कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे आप ना वाकिफ़ है, आपको पता नहीं है। लोगों ने कभी जो जिम्मेदार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खुद भी जानकारी नहीं है, ना ही उन्होंने कभी जानना चाहा, ना आपको कभी बताना चाहा। हमेशा इन चीज़ों को एक पर्दे के आड़ रखा। क्या वजह थी ये तो लोग खुद जाने, लेकिन अब जब आपको पता है तो मुझे ऐसा लगता है जब भी पहल फाउंडेशन कोई लड़ाई लड़े, चाहे वो रेशन दुकान की हो या इस तरह के गार्डन की हो या कोई भी ऐसे पब्लिक कम्युनिटी हो उनकी सोई सुविधा के लिए, तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ भी हमें अगर किसी तरह की लड़ाई की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है पहल फाउंडेशन के साथ उन्होंने हमेशा मजबूत रह के खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई लोगों के लिए है। तो जैसा कि आपने जाना कि किस प्रकार की मूल सुविधाएं इस गार्डन में होना चाहिए, बीते 15 वर्ष से ये जगह ऐसे ही आरक्षित रखी गई थी। अब तक कई नगर सेवक आए चले गए, लेकिन इस गार्डन का किसी भी प्रकार की कायाकल्प नहीं हुई है। लेकिन पहल फाउंडेशन ने अब ये बीड़ा उठाया है कि इस गार्डन को पूरी तरीके से तैयार करके जिनी बस्ती वासियों के लिए ये समर्पित करेंगी। आप वैसे भी जानते हैं कि अब तक पहल फाउंडेशन जो कार्य कर रही है वो जनता के हित में कर रही है और जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से पहल फाउंडेशन हर कार्य को अंतिम कड़ी तक पहुंचाती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जनता से आह्वान है कि अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे, चेहरों पर मास्क लगाना ना भूले, सामाजिक दूरी बनाए रखे। इसी के साथ में मैं लेता हूँ अलविदा। आपने मुलाकात की थी डॉक्टर अलबिना हक से। कैमरामैन शहजाद खान के साथ में मोहम्मद शोएबुद्दीन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने जिले के कोविड अस्पतालों में सामान्य नागरिकों को उपचार के लिए भर्ती कराने के पश्चात कुछ दिन बीतने के बाद में उन मरीजों की मौत हो जाती है। इसलिए राजवीर की मांग है कि जिस प्रकार से उपचार प्रणाली चल रही है वो संदेह के घेरे में है तथा सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिसके चलते संबंधित मरीज के परिवार वालों को मरीज का इलाज किस प्रकार से चल रहा है वो अस्पताल के बाहर लगे टीवी स्क्रीन में देखने को मिले, जिसके चलते परिवार वालों को ये समाधान हो कि उनका मरीज इलाज के दौरान किस प्रकार की परिस्थिति में है तथा डॉक्टर किस प्रकार से मरीज का इलाज कर रहे हैं। ऐसी आशा व्यक्त करते हुए राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने सभी कोविड अस्पतालों में कैमरे लगाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है और इस संदर्भ में राजीव जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार की क्या है मांग, आइए जानते हैं। मैं रहमत खान और प्रमुख राजवीर जनित संगठन संस्थापक अध्यक्ष आपसे आज कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साहब से ये विनती की है और मांग की है कि जो भी कोरोना संक्रमित अस्पताल है उन अस्पतालों के अंदर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। सीसीटीवी कैमरे जहां कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज हो रहा है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज मृत्यु होती है उसके वहां से लेकर के वार्ड से लेकर के अस्पताल से वार्ड से लेकर के तो बाहर हॉस्पिटल के बाहर तक इसको लाइव प्रसारण किया जाए ताकि कोरोना के संक्रमित पेशेंट के परिजन इस बात को सारी जानकारी उनको मिल सके। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत के नागरिक है, हमें भारत के नागरिक होने के बाद ये जानने का अधिकार है।
दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर कोरोना है तो उन जानवरों और परिंदों को अब तक के क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जानवर और परिंदों को अब तक के कोरोना नहीं हुआ, कोरोना के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें गुमराह किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कहने के मतलब कि कोरोना प्रोटेस्ट जहाँ होता है, प्रोटेस्ट में और जलसों के अंदर में, चुनावी रैलियाँ में, वहाँ कोरोना नहीं जाता है। भीड़ भाड़ इलाके वाले में कोरोना नहीं जा रहा है, बल्कि गरीबों और गरीब तबके के अंदर में राहगीरों पर चलने वाले जो है रोज़मर्रा की जो बीमारियाँ जो खरीदने अपनी सामग्री खरीदने वाले हैं उन पर कोरोना हो रहा है। देखा जाए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कनिका कपूर 20 दिन में ठीक हो गई, 20 दिन में ठीक हो गई। उसकी 5वीं रिपोर्ट 1 2 3 4 5 रिपोर्ट जो थी पॉजिटिव आई और 6ठी रिपोर्ट के अंदर में नेगेटिव आई। ये कैसा कोरोना है? एक साबुन और सैनिटाइज़र से कोरोना की बीमारी भाग जाती है, तो भारत सरकार ने अब तक के कोरोना की मुकम्मल ऐसी ठोस दवा क्यों नहीं बनाई है भारत सरकार ने? फिर कोरोना कैसा? ऐसा भी सुनने में आता है कि कोई भी गरीब पेशेंट सुबह में अस्पताल में भर्ती होता है कोरोना संक्रमित होकर के और शाम में मृत्यु हो जाती है। ये भी सुनने में आ रहा है। ऐसा कौन सी बात है कि जहाँ पे 99% लोग कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो अच्छे हो जाते हैं? तो फिर बाकी ऐसी वैक्सीन, ऐसी दवा क्यों नहीं बन पाई है अभी तक के? भारत सरकार ने ऐसी दवा क्यों नहीं बनाई कि कोरोना से उसका इलाज हो सके? तो कहने का मतलब कहीं ऐसा झोल तो नहीं हो रहा है कहीं? बताने का मतलब यही है कि दूसरे लोगों के साथ में अभी जैसे कोई सर्दी खांसी हो जाती है तो उसे कोरोना संक्रमित बना के पेशेंट को भर्ती किया जा सकता है, दूसरे तीसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोरोना संक्रमित बता के बड़ा झोल हो रहा है कि किसी मरीज के किडनी हुई, किडनी के अलावा और लीवर है, प्लाज्मा है, आँखें है, ऐसा कहीं उसका कहीं झोल तो नहीं हो रहा है? कारण ये है कि उसके कोरोना संक्रमित पेशेंट के मरीज को के परिजनों को ये हिदायत दी जाती है कि इन्हें हाथ ना लगाए, ताबूत में बंद कर दिया जाता है, उसका स्पेशल वो महंगा पार्ट निकाल करके ऐसा लग रहा है और उसको बंद करके उसके परिजनों को भी दूर रखा जाता है और उसके परिजनों को दूर रखा जाके उसको छूने की भी छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं और ताबूत में बंद करके उससे उसी तरह किसी हिंदू समाज का है बेचारा तो उसे जला दिया जाता है, मुसलमान समाज का है तो उसे गाड़ दिया जाता है। विविध तरह के समाज के जो लोग हैं उनके पद्धति, संस्कृत पद्धति से उन्हें दफनाया जाता है या फिर उसके रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कहाँ कोरोना में कहीं ना कहीं ऐसा झोल हो रहा है। फिल्म अब मेरे को बताइए, अब देखने का जानने का मतलब यही है कि सरकारी कर्मचारी और फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े स्टारों को, बड़े बड़ी हस्तियों को कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? और हो रहा भी है तो तापर तो सीधा अच्छा हो जा रहा है। उनको मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ रहा है और गरीबों को ही मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि आम तौर पर गरीब तबके के लोगों को ही मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से लोग जो देखा जा रहे हैं आज के कंडीशन में। तो बस यही बताना चाहूँगा कि इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ से जो भी अस्पताल में है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से मैं इस विनंती करूँगा, मांग है हमारी राजवीर संगठन की कि सीसीटीवी कैमरे लगाए अस्पतालों में, अस्पताल के अंदर में जहाँ पे कोरोना का संक्रमित पेशेंट का इलाज हो रहा है उस वार्ड में, वार्ड से लेकर जहाँ उसकी मृत्यु होती वहाँ तक के ये जानने का अधिकार उसके परिजनों को है और ये भारत के नागरिक होने का अधिकार होने के अलावा हमको जानने का अधिकार है, ये होना चाहिए। यही कहना चाहूँगा मैं आज।